अभी तक हमने क्या देखा? शॉक देखा, शॉक के टाइप्स देखे, शॉक का मैनेजमेंट देखा, बेसिक ड्रग्स देखी जो शॉक के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, और फिर शॉक के टाइप्स में से पहला हाइपोवॉलेमिक शॉक को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप का शॉक विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। मीन्स जिसमें क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो पूरी तरह से परफ्यूज़न ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, वहाँ तक उसको सप्लाई नहीं हो पाती है। सो व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक? एज इन हाइपोवॉलेमिक शॉक देयर इज़ एन इनसफिशिएंट इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। मीन्स जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, वो वॉल्यूम ही नहीं होता है, तो वहाँ वो कैसे सप्लाई होगा? तो वहाँ पर वॉल्यूम का इशू होता है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो होता है लेकिन वो सप्लाई नहीं हो पा रहा होता है। सो दिस फॉर्म ऑफ रिलेटिव हाइपोवॉलीमिया इज़ द रिजल्ट ऑफ डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, मीन्स विच डिमिनिशेस सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। सो ये जो फॉर्म है हाइपोवॉलीमिया की, ये एक रिलेटिव फॉर्म है एंड इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं जिसकी वजह से जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है SVR वो डिमिनिश हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं शॉक के वो है सेप्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। तो इसके अंदर 3 तरह के शॉक हम फर्दर स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला है हमारा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है कि अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, क्योंकि हमने इसको किस में पढ़ा है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के टाइप्स में पढ़ा है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का एक टाइप है, रिजल्टिंग फ्रॉम सेपियासिस। सेप्टिक शॉक जैसे नाम से पता चल रहा है, तो इसमें क्या होता है? सेपियासिस कोज होता है। अब सेपियासिस क्या होता है? तो इट इज़ एन अबनॉर्मल बॉडी वाइड इम्यूनिटरी रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है? अबनॉर्मल होता है और बॉडी की इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है टू एन इन्फेक्शन दैट कैन रिजल्ट इन डेथ। मीन्स एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जैसे हमारी कोई बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के सेल्स क्या करती हैं? ज़्यादा वाइडली रिस्पॉन्स शो करती है इन्फ्लामेटरी उस इन्फेक्शन के लिए, और इतना ज़्यादा कर देती है समटाइम्स कि उसका रिजल्टेंट हो जाता है उस पेशेंट की डेथ। सो इसमें क्या हुआ? इसमें सेपियासिस की कंडीशन कोज हुई। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल साइंस, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को सेप्टिक शॉक हुआ है। सो इसकी क्लिनिकल साइंस में फर्स्ट है हाइपरथर्मिया, मीन्स बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। हाइपर मीन्स ज़्यादा, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर, मीन्स इंक्रीज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट ट्रैकीकार्डिया विच मीन्स फास्ट हार्ट बीट, मीन्स हार्ट बीट फास्ट होने लग जाएगी। नेक्स्ट वाइड पल्स प्रेशर, मीन्स जो आपके पल्स हैं उनमें जो प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर, वो भी वाइड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट लो ब्लड प्रेशर, अगर पल्स जो हैं वो वाइडर हो जाएंगी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और वो कितना हो सकता है? SBP मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो अराउंड 90 तक हो जाता है। आपको पता है नॉर्मल होता है 80, और जो इसमें कंडीशन है उसमें नॉर्मल सिस्टोलिक होता है 120 और इसमें डिक्रीज़ होकर 90 तक आ जाता है। और मेंटल स्टेट चेंजेस, मीन्स जो पेशेंट है उसकी मेंटल स्टेट भी इससे डिस्टर्ब होती है। तो ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पेशेंट को क्या हुआ है, सेप्टिक शॉक की कंडीशन है। नेक्स्ट है इसका पैथोजेनेसिस, मीन्स कैसे ये पूरा हमारी इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हमारी बॉडी में
ऑर्गेनाइज हो रही होती है, कैसे जो है शॉक की कंडीशन किस किस सेल पे कैसे कैसे अफेक्ट डाल रही होती है। सो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले क्या हुआ है, नीडस ऑफ इन्फेक्शन हुआ है। मीन्स एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। मे बी वो कौन कौन क्या क्या हो सकता है, एब्सेसिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, पेरिटोनियसिस हो सकता है, पायरोलोनेफ्राइटिस हो सकता है, सेल्यूलाइटिस हो सकता है। सो इस तरह से इन्फेक्शन हुए हैं। ये सारे इन्फेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में हुए हैं जिसके रिजल्टेंट एंडोटॉक्सिन्स, TSST1, टॉक्सिन ए, ये सब रिलीज़ होंगे। गट से एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक टिकोइक एसिड एंटीजन, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड एंडोटॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। और ये सब किस पे एक्ट करेंगे, आपके प्लाज्मा पे, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस पे, एंडोथीलियल सेल्स पे और न्यूट्रोफिल्स पे इम्पैक्ट करेंगे। जब ये प्लाज्मा पे एक्ट करेंगे तो ये क्या क्या रिलीज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, कोगुलेशन जिसमें आएगा इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, प्रोटीन सी एंड TFPI मीन्स टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर्स, और काइनिन्स ये रिलीज़ होंगे प्लाज्मा से। फिर मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस से रिलीज़ होंगे आपके साइटोकाइनिन्स, TNF यानी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरोन्स, प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब रिलीज़ होंगे मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस से। साइटोकाइनिन्स और एंडोथीलियल सेल से आपके रिलीज़ होंगे सिलेक्शन, ईकम्स, रेनिन, एंजियोटेंसिन सिस्टम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन और एंडोथिलीन। और न्यूट्रोफिल्स इनसे रिलीज़ होंगे लाइसोसोम्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल विच इज़ सुप्रा ऑक्साइड, ग्रेन्युलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर मीन्स GCSF। और ये सब ये सारी सेल से ये जो सारे कंपोनेंट्स रिलीज़ हुए हैं ये सब मिलकर क्या करेंगे, सेलुलर डिसफंक्शन करेंगे, जिसका वजह से जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उन पे जो चैनल्स हैं उनसे कुछ हार्मोन्स और कुछ कंपोनेंट्स रिलीज़ होंगे, लाइसोसोम्स रिलीज़ होंगे। और एज यू नो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स ये क्या करेंगे, एपोस्टोसिस करेंगे, मीन्स सेल डेथ होगी, सेल खुद ही की सेल्स को खाने लग जाएंगी, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की जो सेल्स होंगी वो खुद को ही खाने लग जाएंगी, जिसकी वजह से जो वेस्कुलेचर है उसमें तो वेसोडाइलेशन होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ल्यूकोसाइट एग्रीगेशन होगा और एंडोथीलियल सेल डिसफंक्शन होगा। और जो ऑर्गन्स हैं उनमें डिसफंक्शन होगा, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, जो मायोकार्डियम है उनमें डिप्रेशन होगा और डायलेशन होगा। ये सारी चीज़ें किसको लिए रिस्पॉन्सिबल है, शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो शॉक है इसमें भी 3 मैकेनिज़्म होंगी। पहले रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन एंड मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, जिसकी वजह से डेथ कंडीशन हो सकती है, और सेकंड कंडीशन हो सकती है जो कि रिकवरेबल हो सकती है, उसको रिकवर किया जा सकता है। सो दिस इज़ द होल पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक, कि अगर सेप्टिक शॉक हो गया है तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके सिम्टम्स देख लिए, उसकी पैथोलॉजी देख ली, अब उसको ट्रीट कैसे करें। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट में है वो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ये सबसे प्राइमरी चीज़ है कि एट द इंस्टेंट हमें क्या करना है, जो भी फ्लूइड की वहाँ
पर्टिकुलर ऑर्गन में कमी हुई है उसे रिटेन करवाओ। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। दूसरी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में से है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो पहला फ्लूइड को सप्लाई करवाओ। दूसरा ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स, फिर हम उसको ट्रीट करेंगे बाय द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो सर्वाइवल correlates with how quickly the correct drug given cover gram positive and gram negative bacteria। सर्वाइवल इससे कॉरिलेट करते हैं कि जो ड्रग है वो कितनी जल्दी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, भाई अगर ये जो सेप्सिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह, क्योंकि एज बेसिकली हमने क्या कहा कि इन्फ्लामेटरी जब रिस्पॉन्स होता है तो उसके हाइपर हो जाने की वजह से सेप्सिस हुआ है। सो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कब हुआ होगा, जब वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ होगा किसी बैक्टीरिया की वजह से। अब वो बैक्टीरिया तो ग्राम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उस ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए क्या दी जाएगी, एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। तो यहाँ पे दो तरह के एंटीबायोटिक्स बताई गई है। पहली बताई गई है सिफ्रेक्सोम 1 ग्राम बाई IV BD मीन्स 22 अ डे मीन्स दिन में 2 बार, या इमीपैमीन 1 ग्राम IV TDS। इमीपेमिन दे सकते हैं आप 1 ग्राम इंट्रावेस्कुलर रूट से बाई 3 टाइम्स इन अ डे TDS। एड एडिशनल कवरेज फॉर मीन्स ये तो आपको देनी है बेसिकली एंटीबायोटिक्स में, बट उसके अलावा भी आप दे सकते हैं स्यूडोमोनास, जेंटामाइसिन और सेफेपीम। फिर है हमारा सेकेंड एनाफाइलैक्टिक शॉक। पहला हमने देखा सेप्टिक शॉक, सेकेंड है हमारा एनाफाइलैक्टिक शॉक। इसमें हम सेम वही देखेंगे कि पहला ये हो किस वजह से रहा है, और जब ये हो रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बाय क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि ये इस पेशेंट में या किसी भी पेशेंट में एनाफाइलैक्टिक शॉक की कंडीशन है। तो पहली बात तो ये डेवलप होता है फॉलोइंग एक्सपोजर टू एलर्जन एंड क्रॉस लिंकिंग IgE और IgE ऑन मास्ट सेल्स कोजिंग मीडिएटर रिलीज, मीन्स एलर्जेंस की वजह से, और जो IgE है मीन्स एलर्जन एंटीबॉडी है उसकी क्रॉस लिंकिंग की वजह से ऑन मास्ट सेल्स कोजिंग मीडिएटर रिलीज, जिसकी वजह से वो मीडिएटर्स को रिलीज़ करेंगी। कौन कौन से मीडिएटर, हिस्टामिन, इकोसोनाइट्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ करेंगी, जो क्या करेंगी, एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, बाय अर्टिकारिया विच मीन्स स्किन रेशेस एंड एंजियोएडिमा मीन्स स्वेलिंग इन जो आपके ब्लड वेसल्स होती है उनमें। नेक्स्ट ब्रोंकोस्पाज्म यानी जो ब्रोंकियल मसल्स हैं उनमें स्पाज्म। नेक्स्ट हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड CV कोलैप्स मीन्स कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। तो ये सारे क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि एनाफाइलैक्टिक शॉक की कंडीशन है। नेक्स्ट, जब आपको पता चल गया तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सो ट्रीटमेंट में पहली जो ड्रग है वो है एपिनेफ्रीन, जो हमने देखा था कि ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है एंड इट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग। इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो इंजेक्शन में हम देते हैं 0.5 ml IM इंट्रामस्कुलर इन अ 1:1000 रेशो। सेकेंड देते हैं इसके रिपीटेटिव फॉर्म में देते हैं एवरी 5 to 10 मिनट्स में इफ़ नॉट इम्प्रूव, मतलब हमने पहले इंजेक्शन दिया 0.5 ml का, अगर नहीं ठीक होता है तो फिर हम रिपीटेटिव फॉर्म में 5 to 10 मिनट्स में फिर से इंजेक्शन लगाएंगे, और वो जो इंजेक्शन होगा वो 1:10,000 में होगा 0.5 ml ही, बट 1:10,000 के रेशियो में होगा, और उसके बाद 1:1 लाख के रेशियो में होगा और बाई IV रूट होगा। तो इस तरीके से इसका रेशियो बढ़ाते जाएंगे और उसको रिपीटेटिव 5 to 10 मिनट्स में देते जाएंगे जब तक वो इम्प्रूव नहीं हो जाता, वो ट्रीट नहीं हो जाता। दूसरा देते हैं हम एंटी हिस्टामिनिक्स, जिसमें एंटी हिस्टामिनिक्स में हम जो ड्रग देते हैं वो है डाइफिनहाइड्रामीन विच इज़ एन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय IV रूट। सेकेंड हम देते हैं रेनिटिडीन। रेनिटिडीन क्या है, प्रोटोन पंप
इनिबिटर, सॉरी रेनिटिडिन क्या है हमारी हिस्टामिनिक में H2 रिसेप्टर, जो हमारे H1 H2 H3 H4 हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं, तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है रेनिटिडिन। और इसको भी कौन से रूट से देते हैं, IV रूट से। और हिस्टामिनिक के अलावा हम क्या दे सकते हैं, बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं जिसमें आएंगे हमारे साल्बुटामोल, और दे सकते हैं हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें दे सकते हैं हम हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg बाई IV रूट फॉलोड बाई ओरल। मीन्स IV रूट से हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे 200 mg और उसके साथ साथ देंगे ओरल रूट से प्रेडनिसोलोन फॉर द 3 days। सो ये हुआ हमारा सेकेंड एनाफाइलैक्टिक शॉक। नाउ देयर इज़ अ थर्ड शॉक विच इज़ न्यूरोजेनिक शॉक। ये जो शॉक होता है वो डेवलप होता है सेकेंडरी टू सडन लॉस ऑफ ANS फंक्शन फॉलोइंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिजल्टिंग इन अ वेसोमोटर टोन एंड इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सो इसमें क्या होता है, सडन लॉस होता है ANS के फंक्शन में। मीन्स जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन में डिस्टरबेंस होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्टेज आ जाती है इसमें। और ये इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, पहला स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होता है, रिजल्टिंग जब ANS का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई, और स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई जिसका रिजल्टेंट हुआ कि वेसोमोटर टोन जो है वो अफेक्ट हुई और सेलुलर मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हुआ। तो ये सारे चीज़ें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूरोजेनिक शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज़ द नेम इंडिकेट न्यूरोजेनिक मीन्स किससे रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है, और नर्व्स किससे रिलेटेड है, ANS सिस्टम से रिलेटेड है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, पहला है हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट, एंड पियोकिलोथर्मिया मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो बॉडी है वो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती है, या तो कभी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, कभी सडनली बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। तो ये जो फीचर्स हैं वो है न्यूरोजेनिक शॉक के। इसको हम मैनेज कर सकते हैं बाई, पहला है एयरवे सपोर्ट के, दूसरा फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो कि हमारा प्राइमरी फंक्शन है कि सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू जो भी शॉक की कंडीशन है, जो भी अबनॉर्मलिटी हो रही है उसको इंस्टेंट ठीक करना। नेक्स्ट डोपामीन देना इन अमाउंट ऑफ 10 mcg पर kg पर मिनट। नेक्स्ट ड्रग है एपीहेड्रीन विच इज़ 12.5 to 25 mg बाई IV रूट एवरी 3 to 4 hours। ये ड्रग्स इसके लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। सो अभी तक हमने हाइपोवॉलेमिक शॉक देखा और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक देखा, और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के भी तीनों सब टाइप्स देखे। अब हम वापस से हमारे जो हाइपोवॉलेमिक शॉक देखा था उसके अंदर हमने एक कार्डियोजेनिक शॉक की बात करी थी, उसको भी हम आगे देखते हैं कि क्या होता है ये, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है वगैरह वगैरह। हम समझते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है। सो कार्डियोजेनिक शॉक जो है इट इज़ एन स्टेट ऑफ इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट डिस्पाइट ऑफ एडिक्वेट इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम रिजल्टिंग हाइपोक्सिया। मीन्स ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो कार्डियक आउटपुट होता है वो इनएडिक्वेट होता है। मीन्स प्रॉपर अमाउंट में हमारे जो कार्डियक आउटपुट होता है वो नहीं हो पाता है। आपको पता है कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर पर मिनट, तो अगर उसमें इम्बैलेंस होता है तो ये कंडीशन कोज होती है जिसमें इनएडिक्वेट होता है इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम। मतलब जो इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसका रिजल्टेंट होता है हाइपोक्सिया। क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में अगर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो नहीं सप्लाई हो रहा है हार्ट को, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन कोज होएगी। इसमें जो सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो हैं कूल एंड मोटल्ड स्किन। मीन्स आप ठंडे, जो पेशेंट है वो ठंडा पड़ जाएगा और जो उसकी स्किन है
उस पर स्पॉट्स आ जाएंगे, सो उसे बोलते हैं मॉटल्ड स्किन। नेक्स्ट ट्रेकिपनिया मीन्स जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाएगी। हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अल्टर्ड मेंटल स्टेट मीन्स जो मेंटल स्टेट है वो अफेक्ट होएगी, वो अल्टर्ड होएगी। एंड नैरोड पल्स प्रेशर मीन्स जो पल्स है आपकी उसमें जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट कोजेस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, किस वजह से हो रहा है ये? तो पहला ये हो रहा है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से। दूसरा हो रहा है मायोकार्डियाइटिस की वजह से, यानी मायोकार्डियल सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उस स्टेज को बोलेंगे मायोकार्डियाइटिस। नेक्स्ट मायोकार्डियल कन्फ्यूज़न की वजह से। नेक्स्ट अओर्टिक और मिट्रल स्टेनोसिस मीन्स जो आपके ऐसे नोड होते हैं, सॉरी जो आपके अओर्टिक और मिट्रल वॉल्व होते हैं। मिट्रल वॉल्व होते हैं जब आपके ये आर्टरियाँ हैं और ये जो वेंट्रिकल हैं, इनमें जो यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं हमारे। तो उनमें जब स्टेनोसिस होता है तो उसे बोलते हैं एओर्टिक और मिट्रल स्टेनोसिस। बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एक्यूट एओर्टिक इनसफिशिएंसी की वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। मीन्स जो आपकी अओर्टा है उसमें अगर इनसफिशिएंसी हो गई है तो उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक कोज हो जाएगा। सो दीज आर द कोजेज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। नाउ व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक? सो ऑफ्टन आफ्टर इस्चेमिया लॉस ऑफ एलवी फंक्शन मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर, जो लेफ़्ट वाला आपका वेंट्रिकल है उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, इसमें इस्चेमिया की कंडीशन हो जाती है। मीन्स प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है हार्ट की सेल्स को। CO रिडक्शन मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट रिड्यूस होने से क्या होगा? हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी और लैक्टिक एसिडोसिस कोज होगा और स्टॉक वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दीज आर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। हियर स्टॉक वॉल्यूम इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज नॉन एज स्टॉक वॉल्यूम। अब हमें ये पता चल गया कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, इसके कैसे हम साइन एंड सिम्टम्स से पता चलेंगे। हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली कि कैसे ये हमारी बॉडी पे एक्ट कर रहा होता है, इससे हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट अफेक्ट हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो पहला तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं बाय एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, मॉर्फिन एंड हिपेरिन। इन ड्रग्स के थ्रू हम कार्डियोजेनिक शॉक को ट्रीट करेंगे। इफ़ नो पल्मोनरी एडिमा, IV फ्लूइड, अगर पल्मोनरी एडिमा नहीं हुआ है तो हम IV फ्लूइड दे सकते हैं। और अगर पल्मोनरी एडिमा हुआ है तो फिर हम डोपामीन देंगे। विल इंक्रीज हार्ट रेट एंड थर्स कार्डियक वर्क, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ेगी और फाइनली कार्डियक वर्क जो है वो भी इंक्रीज होएगा। सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट अब हम समराइज फॉर्म में सारे शॉक्स को देखेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि BP इज इक्वल्स टू PVR मीन्स पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विथ SV इंटू HR मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई विथ हार्ट रेट, which is identify that there is the problem and then fix it. मीन्स ब्लड प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है? हमारे जो वेसल्स होती हैं उनमें जो रेजिस्टेंस है उस पे, हार्ट रेट पे और स्ट्रोक वॉल्यूम पे, ये हमें इससे पता चलता है। नाउ ये देखना है कि प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है। हर तरह के शॉक में कौन कौन से शॉक? कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, इन सारे तरह के शॉक में सबसे पहले ये समझना है कि प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, फिर की इनर्वेशन क्या है और फिर एक्सप्लेनेशन कि क्या ओवरऑल हो रहा है और कैसे लास्ट में हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, शॉक की कंडीशन है, वो कोज हो रही है।
सो हर किसी को इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहला है कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, जो हमारा एसवी होता है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। मीन्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी के डिक्रीज होने से जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से नीड टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड पीवीआर। तो अब क्योंकि वो कम हो गया है तो हमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना है और पीवीआर को इंक्रीज करना है। मीन्स पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या देंगे, आइनोट्रॉप्स देंगे। आइनोट्रॉप्स में हम क्या देंगे, डोब्यूटामीन देंगे, जो क्या करेंगे, कार्डियक बीटा 1 एगोनिस्ट होते हैं। ये इंक्रीज करेंगे फोर्स ऑफ मायोसिन को और पावर स्ट्रोक आयन को, जो कार्डियक मायोसाइट्स में जाकर के फोर्स ऑफ स्ट्रोक को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होएगी, विच इज़ नॉन एज स्ट्रेंथ ऑफ मायोसाइट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मायोसाइट्स जो है हमारी हार्ट की जो मसल्स है उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होएगी, विच रिजल्ट इन अ इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो इसमें क्या था आपके, इन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा था, एसवी मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम। अब सेकंड जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इसमें जो की फैक्टर है वो है हमारा पीवीआर मीन्स पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो इसमें वो कम हो जाता है ड्यू टू अबनॉर्मल वेसोडाइलेशन। अब हमें बेसिकली क्या करना है, उस पीवीआर को इंक्रीज करना है। तो बाय द इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी और बाय वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या करेंगे, हम पीवीआर को इंक्रीज करेंगे। इसके लिए हम दो तरह के ड्रग्स देंगे, पहला एपिनेफ्रीन दे सकते हैं और नॉर एपिनेफ्रीन दे सकते हैं। एपिनेफ्रीन क्या करेगा, इट इज़ एन स्ट्रॉन्ग अल्फा 1 एगोनिस्ट, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और पीवीआर को इंक्रीज करेगा, पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है उसे इंक्रीज करेगा। सेकेंड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कार्डियक बीटा 1 एंटागोनिस्ट है, जो इंक्रीज करेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और इंक्रीज करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम को और कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को। तीसरा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बीटा 2 एगोनिस्ट है, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और यूज़ होएगा इन द एनाफाइलैक्सिस। वेरेज जो आपका नॉर एपिनेफ्रीन है, ये पहला तो एक्ट करेगा अल्फा 1 एगोनिस्ट पे और जो एक्शन देगा वो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकंड, ये माइल्ड कार्डियक बीटा 1 एगोनिस्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज़ करेगा और आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देगा, मींस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, विच इज़ नॉन एज क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। नेक्स्ट जो आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक है, उसमें भी सेम एज कार्डियोजेनिक शॉक क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, लेकिन क्यों हुआ, ड्यू टू प्रीलोड। अब हमें क्या करना है, फिर से स्ट्रोक वॉल्यूम को, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को रिस्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या देंगे, फ्लूइड्स देंगे, लाइक क्रिस्टलॉइड्स देंगे बाय आईवी बॉलस। तो इफ़ इनइफेक्टिव एट रिस्टोरिंग बीपी, तो अगर क्रिस्टलॉइड्स भी इनइफेक्टिव हुए ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करने में, तो फिर कंसीडर करेंगे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस को टू इंक्रीज पीवीआर। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देंगे ताकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो। और सेकंड, चेंज करेंगे ब्लड प्रोडक्ट्स को ताकि आरबीसीज टू स्टोर ऑक्सीजन कैरिंग, आरबीसी ब्लड प्रोडक्ट्स को चेंज करेंगे ताकि आरबीसीज जो हैं वो ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम को वो ले सके और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को अवॉइड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो सप्लाई हो पाए। लास्ट है अपने ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें जो होता है एक्सटेंसिव कंप्रेशन होता है हार्ट का, जिसकी वजह से प्रीलोड कम होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। अब हमें इस ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करना है, तो इसके लिए हम क्या देंगे, इंट्रावेस्कुलर देंगे, मीन्स आईवी रूट से देंगे, थ्रोम्बोसाइट्स टू डिस्ट्रॉय एम्बोलस। फिर देंगे हम वाल्वर, जिसमें हम देंगे मैकेनिकल वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन।
OR सेट। कार्डियक में हम देंगे टेम्पोनेंट, जिसमें पेरिकार्डियो सेंट्रियाइटिस टू ड्रेन इफ्यूज़न। फिर हम देंगे एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट से टेंशन, न्यूमोनिया, नीडल, डीकम्पोजिशन और चेस्ट ट्यूब टू रिमूव इंट्रापल्मोनरल एयर। ये ऑल सारी क्या करेंगी, रिलीव करेंगी एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ हार्ट टू हेल्प रिस्टोर कार्डियक प्रीलोड एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये सारी तरह के जो शॉक हैं वो फिर से स्ट्रोक वॉल्यूम को गेन करेंगे। सो ये हर किसी का एक अपना अपना पैथोफिजियोलॉजी है उसको पर्टिकुलर शॉक को ट्रीट करने के लिए। सो यहाँ पे हमारा जो शॉक था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।